नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 हमने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उन 25 क्वेश्चनों को डिटेल के साथ देखते हैं। तो उन क्वेश्चनों से बनने वाले सभी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन आप ऐसे मत समझना कि ये क्वेश्चन हमारी एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने जो आपके एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, चाहे एसएससी की हो चाहे रेलवे की हो, उन सभी एग्ज़ामों में से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण था? क्या निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण था जिसने अपने पारंपरिक व्यवसायों को त्याग दिया और राजस्थान में राज्य स्थापित किया? राजस्थान में किसने राज्य स्थापित किया था? ये किया था गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने। किसने? गुर्जर प्रतिहार के थे हरिश्चंद्र, जिसने। इसके बारे में देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र, जिन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ये बनाया था मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने पारंपरिक ब्राह्मण व्यवसायों को त्याग कर क्षत्रिय धर्म अपनाकर शासक संभाला। उन्हें गुर्जर प्रतिहार शाखा का आदि पुरुष, इसी को गुर्जर प्रतिहार शाखा का आदि पुरुष, मूल पुरुष ये कहा जाता है। और इस वंश ने भारत की सीमाओं पर अरबों के आक्रमण को रोकने एवं ऐतिहासिक और रक्षात्मक भूमिका निभाई है। तो ये हमारा किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है? ये पूछा गया है गुर्जर प्रतिहार सब क्वेश्चन से संबंधित। तो हम गुर्जर प्रतिहार से संबंधित सभी बनने वाले क्वेश्चंस या शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से बनने वाले सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है संस्थापक। संस्थापक तो हमने देख लिया है, कौन है? हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष या संस्थापक राजा हरिश्चंद्र। इसे रोयल दी भी कहते हैं, रोयल दी। ब्राह्मण शासक राजा हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण थे जिन्होंने पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर राजस्थान में राज्य स्थापित किया। क्या इसने पारंपरिक जीवन व्यवसाय छोड़कर राजस्थान में राज्य स्थापित किया था? प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल या रक्षक। क्या प्रतिहार का अर्थ होता है? द्वारपाल या रक्षक। ये लक्ष्मण के वजह से थे। क्या ये स्वयं को भगवान राम, लक्ष्मण है वो भगवान राम के भाई लक्ष्मण है, उसके कुल के या वंशज के मानते थे। अब गुर्जरात्रा क्षेत्र, ये गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र कौन कौन सा था? जोधपुर और जालोर वाला के आसपास का क्षेत्र गुर्जरात्रा क्षेत्र कहलाता है। गुर्जर प्रतिहार कहलाई। प्रारंभिक राजधानी इसने मंडोर, वो सबसे प्राचीन राजधानी किसे बनाया था? मंडोर को, जो जोधपुर में स्थित है। इस मंडोर को ही रावण का ससुराल कहा जाता है। क्या? रावण का ससुराल कहा जाता है मंडोर को ही। वास्तविक संस्थापक कौन थे? इस गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे जालोर के भीनमाल शाखा के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किसको? नागभट्ट प्रथम को इस गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मलेच्छों का नाशक। क्या? मलेच्छों का नाशक अरब आक्रमणकारियों को हराने के कारण नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक और नारायण का अवतार कहा जाता है। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। कन्नौज के लिए पाल राष्ट्रकूट कौन? कन्नौज के लिए पाल राष्ट्रकूट प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। शुरुआत वत्स राज के समय हुई थी। किसके? वत्स राज के समय हुई थी।
रणअस्तिनी उपाधि प्रतिहार शासक वत्सराज को रणअस्तिन यानी कि युद्ध का हत्ती की उपाधि दी थी। किसको? ये दी थी वत्सराज को। कन्नौज को राजधानी कन्नौज को स्थायी राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट ने। तर्क युद्ध को हराकर कन्नौज को साम्राज्य की स्थायी राजधानी बनाई। जल समाधि प्रतिहार राजा नागभट्ट ने गंगा नदी में जीवित जल समाधि ले ली थी। किसने ये ली थी? प्रतिहार राजा कौन थे? नागभट्ट। अगला है सबसे प्रतापी शासक कौन थे? गुर्जर प्रतिहारों में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? ये थे मीरभोज। कौन? मीरभोज। अगला है स्वर्णकाल। मीरभोज को शासनकाल स्वर्णकाल कहा जाता है। मीरभोज के शासनकाल को ही गुर्जर प्रतिहार का स्वर्णकाल कहा जाता है। आदिवरा की उपाधि किसको मिली थी? मीरभोज को आदिवरा की उपाधि थी। और प्रभास की उपाधि थी। अगला है इसने आदिवरा नाम के सिक्के भी चलवाए थे। अगला है सुलेमान का विवरण। सुलेमान का विवरण। अरब यात्री सुलेमान ने मीरभोज का इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा और बरुआ कहा। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु और बरुआ का। महाकवि राजशेखर महाकवि राजशेखर प्रसिद्ध विद्वान थे और प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु और दरबारी कवि थे। राजशेखर की रचनाएं कौन कौन से? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विद्याशाल बंजिका, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब है अल मसूदी का आगमन। अल मसूदी का आगमन कब हुआ था? ये हुआ था बगदाद की ये कहाँ के थे? बगदाद के। अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय 915 ईस्वी में भारत आया। अगला है अल गुज्जर और बोरा। अल गुज्जर और बोरा। अल मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य को अल गुज्जर और यहाँ के राजा को बोरा कहा था। अंतिम शासक के बारे में देखते। गुर्जर प्रतिहार का राजवंश का अंतिम शासक कौन थे? यशपाल। कौन? यशपाल। स्थापत्य शैली देख लेते। इसमें के कौन कौन सी स्थापत्य शैली है? इस काल में के मंदिरों का निर्माण महामारू शैली में। कौन सी? महामारू शैली में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली में करवाए गए? गुर्जर प्रतिहार शैली कौन सी थी? महामारू शैली थी। प्रमुख मंदिर कौन सा था? अबानेरी, जो राजस्थान के दौसा जिले में पांडरेज में स्थित है। और ओसिया के मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमने ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये रेडर किस खेल में आता है ये पूछा गया है। तो ये कौन से खेल में आता है? ये आता है कबड्डी में। कौन से में? कबड्डी में। कबड्डी में रेडर क्या होता है? रेडर होता है कि जो ये इस टीम से जो दूसरी टीम की तरफ आउट करने के लिए जाता है, एक टीम से दूसरी टीम की तरफ आउट करने जाता है, उसे रेडर कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। कबड्डी में खेल में जो विपक्षी टीम के पाले में अंक प्राप्त करने के लिए जाता है उसे रेडर कहा जाता है। कबड्डी का उद्भव प्राचीन में भारत में हुआ था। कबड्डी का उद्भव कहाँ हुआ था? भारत में। वर्तमान में प्रो कबड्डी लीग के माध्यम से है वैश्विक खेल बन गया है। एक कबड्डी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। सक्रिय खिलाड़ी होते हैं और रेडर को रोकने वाले खिलाड़ी डिफेंडर कहलाते हैं। जो टीम की सामने वाली टीम में आउट करने के लिए जाता है वो तो रेडर कहलाता है। और उनको जो 7 खिलाड़ी होते हैं पकड़ने वाले वो क्या कहलाते हैं? डिफेंडर। अब हम कबड्डी से संबंधित सभी शब्दावली देख लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कबड्डी से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला।
पहले इतिहास के बारे में देखते हैं। इसका इतिहास मूल मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी मूल उत्पत्ति हुई है भारत से। प्राचीन तमिलनाडु के सुदुगुद्दू सुदुगुद्दू खेल से हुई है इसकी उत्पत्ति। राष्ट्रीय खेल ये कहाँ का है? राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का। आधिकारिक राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का है। इसे कब घोषित किया गया था? 1972 में। ए के एफ आई भारतीय शौकिया कबड्डी महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब? 1950 में। आई के एफ अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ। आई के एफ का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कब? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, राजस्थान जयपुर में। अगला है एशियाई खेल। कौन सा? एशियाई खेल। एशियाई खेल के बारे में देखते। पुरुष पहली बार कब खेला गया? ये एशियाई खेल में कब शामिल किया गया? ये किया गया है 1990 में बीजिंग में हुए थे, उनमें शामिल किया गया था। एशियाई खेल महिला में कब शामिल किया गया था इसको? ये 2010 में पहली बार शामिल किया गया था गुआंगजू। कौन सी जगह? गुआंगजू में। पहला विश्व कप कब हुआ था? 2004 में। इसका कबड्डी का पहला विश्व कब हुआ था? 2004 में। विजेता कौन रही? भारत विजेता रही थी इसकी। अगला है प्रो कबड्डी लीग। पीकेएल, प्रो कबड्डी लीग। शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। प्रथम विजेता कौन रहे थे? जयपुर पिंक पैंथर्स। कौन? जयपुर पिंक पैंथर्स। हमने इसके इतिहास के बारे में देख लिया। अब इसके खेल के नियम और माप देखेंगे कि इसमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके खेल की लंबाई कितनी होती है, सब देखेंगे। मैदान की लंबाई कितनी होती है, ये सब देखेंगे। कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? एक टीम में कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। कितने? एक टीम में कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। और मैदान पे सक्रिय कितने होते हैं? 7। और 5 क्या होते हैं? बाहर रहते हैं। ये कब आते हैं? या तो चोट लग जाए या कोई खिलाड़ी को किसी कारणवश उसमें से छोड़ बाहर निकले जब। मैच अवधि, इसके मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट की। इसके मैच की अवधि होती है 40 मिनट की, जिसमें 20-20 और 5 मिनट का रेस्ट सॉरी मिनट के 2 हाफ। फिर है मैच की अवधि। इसकी मैच की अवधि कितनी की होती है? महिला में होती है 35 मिनट की, वो पुरुष में होती है 40 मिनट की, और महिला में होती है 35 मिनट की। 15-15 के और 5 का मिनट 2 हाफ। पुरुष कोर्ट का आकार कितना होता है? 13/10 का। और महिला कोर्ट का आकार कितना होता है? 12/8 का। इसमें है एक रेड की समय सीमा कितनी होती है? 30 सेकंड होती है। एक रेडर होता है जो दूसरे उसमें जाता है, तो उसके लिए समय सीमा कितनी होती है? 30 सेकंड की होती है। कितनी? 30 सेकंड की। खिलाड़ी के प्रतिस्थापन। खिलाड़ी प्रतिस्थापन। एक मैच में केवल 5 खिलाड़ियों को बदल सकते हैं हम। एक मैच में केवल 5 ही खिलाड़ी बदल सकते हैं। कितने? 5। मैच अधिकारी कुल 6 अधिकारी होते हैं। एक होता है रेफरी, दूसरा 2 एम्पायर, एक स्कोरर और 2 असिस्टेंट स्कोरर। इनमें कुल 6 अधिकारी होते हैं इस मैच में। महत्वपूर्ण शब्दावली एवं अंक देख लेते हैं। अंक प्रणाली देखते हैं। रेडर। रेडर कौन होता है? जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये विपक्षी पाले में अंक लेने जाने वाला खिलाड़ी होता है। जो विपक्षी पाला होता है उसमें अंक लेने के लिए जाता है, वह खिलाड़ी होता है। डिफेंडर या एंटी। डिफेंडर या एंटी। रेडर को पकड़ने वाले विपक्षी पाले खिलाड़ियों क्या कहते हैं? डिफेंडर या एंटी। कैंट। रेडर द्वारा बिना सांस तोड़े लगातार कबड्डी बोलना क्या कहलाता है? कैंट। बाल क्लाइन। कोर्ट की पहली रेखा जिससे पार करने पर ही रेड वैध मानी जाती है, वो क्या कहलाती है? बाल क्लाइन मानी जाती है। बोनस लाइन क्या होता है? इसमें बोनस लाइन होता है बाल क्लाइन के पीछे की रेखा जिसे
पार करने पर एक अतिरिक्त अंक मिलता है। जी, जिसमें इसका मैदान इस प्रकार होता है, आयताकार का होता है और इसमें इस प्रकार बना होता है। तो ये तो होते हैं क्या, जो पार करने के लिए लाइन होती है, कौन सी, रेड। और ये बोनस लाइन कौन सी रहेगी, बोनस लाइन ये रहेगी, ये बोनस लाइन होती है। इससे पहले एक और लाइन होती है शायद, जिस प्रकार ही होता है, और ये अंतिम लाइन होती है क्या, ये अंतिम लाइन होती है। इसको पार करने के बाद बोनस मिल जाता है। बाल्क लाइन के पीछे की रेखा, जिसे पार करने पर एक अतिरिक्त अंक मिलता है। कोर्ट में कम से कम 6 या 7 डिफेंडर होना अनिवार्य है क्या, कम से कम तो 6 या 7 डिफेंडर होना अनिवार्य होता है। लोना क्या होता है, विरोधी टीम को ऑल आउट करने पर मिलने वाला 2 अतिरिक्त अंक। अगर विरोधी टीम को हम ऑल आउट कर देते हैं तो हम उनसे सामने वाली टीम को 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। सुपर टैकल क्या, सुपर टैकल, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये सुपर टैकल क्या होता है, कोर्ट में 3 या उससे कम डिफेंडर होने पर रेडर को पकड़ने पर 2 अंक मिलते हैं क्या। या अगर सामने रेडर इधर से जा रहा है और इस टीम में 2-3 या उससे कम खिलाड़ी है, तो इसमें इस तरफ से जा रहा है उस खिलाड़ी को पकड़ लेंगे तो उसको कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक, वो दो अंक अतिरिक्त मिलेंगे। डू ऑफ और ड्राइव रेड क्या, डू ऑफ और ड्राइव रेड ये क्या होता है, लगातार 2 खाली रेड के बाद तीसरी अनिवार्य रेड, अंक न मिलने पर रेडर आउट हो जाता है। सुपर रेड क्या होती है, एक ही रेड में 3 या उससे अधिक अंक हासिल कर लेता है तो वह सुपर रेड कहलाती है। लोबी लोबी क्या होता है, कोर्ट के दोनों किनारों पर 1-1 मीटर चौड़ी पट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं, लोबी। कार्ड, इसमें कुछ चेतावनी दी जाती है, उन्हें कार्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन कार्ड क्या होता है, खिलाड़ी को पहली बार आधिकारिक चेतावनी दी जाती है, वो ग्रीन कार्ड होता है। फिर येलो कार्ड होता है, जो खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए निलंबन करने और विरोधी टीम को 1 अंक देने के लिए होता है। और तीसरा होता है रेड कार्ड क्या, तीसरा रेड कार्ड खिलाड़ी को पूरे मैच से बाहर कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रेड कार्ड। अब हमने कबड्डी से संबंधित सभी क्वेश्चन देख लिए, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन क्या, THE एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का खालिस्तान शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ये किसने किया था, ये भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया था। किसने, भारतीय विज्ञान संस्थान ने। इसके बारे में देख लेते। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 1909 में जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित संस्थान भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है, जो विशेष रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त है। हमने ये क्वेश्चन देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते, किस मुगल शासक ने गख्खर प्रमुख कमाल खान को मनसबदार बनाया था। ये कौन है, गख्खर प्रमुख कमाल खान मनसबदार बनाया था, ये किसने बनाया था, ये अकबर ने बनाया था। अकबर ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, और अकबर ने क्षेत्रीय प्रमुखों को जनजातीय नेताओं और अपनी प्रशासनिक शामिल करने के लिए अपनाई थी। इसके
तहत गख्खर प्रमुख कमाल खान को भी मनसबदार बनाया गया था। मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। क्या पद या श्रेणी होता है। टोडरमल अकबर के मुख्य वित्त मंत्री थे। क्या टोडरमल जो अकबर के एक वित्त मंत्री थे। हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2025 में मुंबई मैराथन किस महीने में आयोजित की गई थी? 2025 में मुंबई मैराथन की गई थी, वो कौन से महीने में आयोजित की गई थी? तो ये जनवरी में की गई थी। कौन से में? जनवरी में। फैन थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। टाटा मुंबई मैराथन भारत की सबसे बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दौड़ है, जो हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को और आयोजित की जाती है। इस आयोजन में दुनिया भर के शीर्ष धावकों के साथ साथ हजार स्तरीय नागरिक भी भाग लेते हैं। यह दौड़ गोल्ड लेवल श्रेणी में आती है और मुंबई के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है? तो ये कौन सा उपन्यास है? यह है वेयर सेल वी गो दिस समर। क्या वेयर सेल वी गो दिस समर। तो इसमें क्या है? अनीता देसाई अंग्रेजी साहित्य की एक दिग्गज लेखिका है। वेयर सेल वी गो दिस समर इसकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। उसके लेखन शैली में अब जो ये सभी बुक और उपन्यास है, इनके बारे में देख लेते हैं। और हमने वैसे तो पुस्तक का एक अलग से वीडियो बनाकर यूट्यूब इसी चैनल पर डाल दिया गया है, तो अगर आपको वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। वो हमारी प्लेलिस्ट GKGS रिवीजन के नाम से है, उसमें मिल जाएगा। तो हम इससे संबंधित सभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था और वो ऑप्शन में दे रखी थी उन पुस्तकों के बारे में। पहला है बुक ऑफ ह्यूमर। क्या? बुक ऑफ ह्यूमर यह प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। क्या? ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। आई शैल नोट ईयर द नाइटिंगेल। क्या? नाइटिंगेल यह किसकी है? खुशवंत सिंह का उपन्यास है। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी था वेयर सेल वी गो। क्या? वेयर सेल वी गो दिस समर यह किसकी पुस्तक है? यह अनीता देसाई की पुस्तक है। अगला द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज सोल यह किसकी है? शशि थरूर की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हम ऐसी पुस्तक देख लेते हैं जो हमारी SSC और रेलवे में बार बार पूछी जाती है, तो उन पुस्तकों को एक नज़र में देख लेते हैं। अगला है एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या? एन एरा ऑफ डार्कनेस वाई आई एम ए हिंदू। क्या? वाई आई एम ए हिंदू इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? ये है शशि थरूर। कौन? शशि थरूर। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कौन? अरविंद अडिगा इसके लेखक है। ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह के। अगला है द गाइड ऑफ मालगुडी डेज यह किसकी है? यह है R. K. नारायण। किसकी? R. K. नारायण की पुस्तक है द गाइड और मालगुडी डेज। मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या? मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास किसका है? ये है सलमान रुश्दी। किसका? सलमान रुश्दी का उपन्यास है। विंग्स ऑफ फायर। क्या? विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान किसकी पुस्तक है? ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई अपनी खुद की आत्मकथा है। क्या? आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर इसकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? ये है अरुंधति रॉय की। क्या? अरुंधति रॉय की पुस्तक है
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ये है जवाहरलाल नेहरू की। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी के। सत्य से कौन जुड़े सकते? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला है प्लेइंग इट माई वे। यह पुस्तक किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, जो आत्मकथा है। ये आत्मकथा और 3-4 पुस्तक ऐसी है, इन्हें जरूर से जरूर याद रखा करो। द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या? द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? ये है मिल्खा सिंह की। रेस किसकी लाइफ हो सकती है? वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा आए थे जो रेस से संबंधित थे। ए सेंचुरी इन नॉट इनफ। क्या? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक है? ये किस हमारे भारतीय पूर्व कप्तान कौन थे? सौरव गांगुली की पुस्तक है। अनब्रेकेबल। क्या? अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी है? मैरी कॉम की है। किसकी? मैरी कॉम की। द ब्लू अम्ब्रेला कौन सी? द ब्लू अम्ब्रेला इस बच्चों की लोकप्रिय कहानी के लेखन रश्मिनी बॉन्ड है। क्या? द ब्लू अम्ब्रेला इन बच्चों की लोकप्रिय कहानी के लेखक कौन है? रश्मिनी बॉन्ड। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को। क्या? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्या? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। हमने ये देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1975 में प्रकाशित पुस्तक गुरिल्लाज के लेखक कौन है? तो ये कौन है गुरिल्लाज के लेखक? ये है वी ए स्नोईफॉल। क्या? वी ए स्नोईफॉल। वी ए स्नोईफॉल भारतीय प्रतिष्ठित लेखक थे जिन्होंने 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। गुरिल्ला इसकी 1975 की प्रसिद्ध रचना है राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के विषयों पर केंद्रित है। नायपॉल का जन्म त्रिनिदाद में हुआ था और उसके कार्यों में उपनिवेशवाद और मानवीय विस्थापन का प्रभाव रूप स्पष्ट होता जा रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? क्या? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? तो यह है द ग्राउंड विनीथ आवर फीट। क्या? द ग्राउंड विनीथ आवर फीट। द ग्राउंड विनीथ आवर फीट प्रसिद्ध लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। क्या? सलमान रुश्दी। अमिताभ घोष की नहीं है। अमिताभ घोष अपनी ऐतिहासिक और पर्यावरण संबंधी लेखन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। प्रसिद्ध कृतियों में द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस और द हैंग्री टाइड भी शामिल है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तमिलनाडु में देवी मरियन की छवि के सामने खालिस्तान किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है? ये करकट्टम नृत्य किया जाता है। कौन सा? करकट्टम। करकट्टम तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से वर्षा की देवी मरियम के सम्मान में किया जाता है। ये कलाकार अपने सिर पर कलश रखकर करते हैं। क्या? और तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत, लोक कथाओं और विशेष महत्व है, जहाँ मरियम की बीमारियों द्वारा दूर और समृद्धि लाने के लिए देवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अब हम तमिलनाडु के बारे में पूछा गया है। तो तमिलनाडु की सभी जो लोक नृत्य हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं तमिलनाडु के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं, फिर उनके सभी लोक नृत्य भी देखेंगे। पहले उसी की तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। क्या? कौन? एम के स्टालिन।
राज्यपाल है आर.एन. रवि। कौन? आर.एन. रवि। विधानसभा सीट इसमें 234 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट 39 है। कितनी? लोकसभा सीट 39 है और राज्यसभा सीट 18 है। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पहला ये है हमारा भरतनाट्यम, जो ये शास्त्रीय नृत्य भी है। क्या? शास्त्रीय नृत्य भी है, तमिलनाडु का है। और करकट्टम, करकट्टम हमारे इस क्वेश्चन में आया था, तो इसको हम इतनी गौर से नहीं देखेंगे, छोड़ते हैं इसको। अगला है कुंभी। कुंभी के बारे में देखते हैं। कुंभी क्या है? एक लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाता, महिलाएं केवल ताली बजा कर करती है। अगला है कोलाट्टम। कौन सा? कोलाट्टम। इसे लाठियों का नृत्य भी कहते हैं। कोलाट्टम को लाठियों का नृत्य भी कहते हैं। महिलाएं भी हाथों में रंग बिरंगी डंडियाँ लेकर करती है। कावड़ियट्टम। कौन सा? कावड़ियट्टम। कावड़ियट्टम भगवान मुरुगन को समर्पित है। क्या? भगवान मुरुगन को समर्पित है इसमें। अगला है मईल अट्टम। कौन सा? मईल अट्टम। मईल अट्टम क्या कह रहा है? यह मोर के पंख और वेशभूषा धारण करके मोर जैसी सुंदर मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। अगला है ओइलाट्टम। कौन सा? ओइलाट्टम। ये पारंपरिक नृत्य में पुरुष एक कतार में खड़े होकर हाथ में रंगीन रुमाल लेकर एक ही थाप पर थिरकते हैं। अगला है वेमलाट्टम। कौन सा? वेमलाट्टम। वेमलाट्टम क्या है? यह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य। कौन सा? तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य जिसके माध्यम से पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां दिखाई जाती है। अगला है थोपाट्टम। कौन सा? थोपाट्टम या पैरट्टम। थोपाट्टम या पैरट्टम। थोपाट्टम क्या होता है? तो इसमें नर्तक पैर, क्या? पैर नाम का वाद्य यंत्र बजाते हुए जोश और तीव्र गति के साथ नृत्य करते हैं। अगला है पुलियाट्टम। कौन सा? पुलियाट्टम। पुलियाट्टम इस नृत्य में कलाकार अपने पूरे शरीर पर बाघ जैसे पीले और काले रंग के कपड़े पेंटिंग करके बाघ की तरह उछल कूद करते हैं। अगला है सेवई अट्टम। कौन सा? सेवई अट्टम। यह मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर सेवई वाद्य यंत्र के संगीत पर किया जाने वाला एक विशिष्ट लोक नृत्य है। अगला है बिल्लू पाट्टू। कौन सा? बिल्लू पाट्टू एक संगीत लोक नृत्य है। इसमें धनुष। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 है। कुतुब मीनार के लाल बलुआ पत्थर टावर का आधार खालिस्तान मीटर तक व्यास का है। तो इसका व्यास कितना है? 14.32 मीटर। कितना? 14.32 मीटर इसका व्यास है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ईंटों की बनी सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो ये कुतुब मीनार है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में का हिस्सा है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण किया था। इसके आधार पर व्यास लगभग 14.32 मीटर और जो ऊपर जाते हुए धीरे धीरे कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? साध सुख म्यूजियम त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख, मेघालय में। कौन से में? मेघालय में। इसके बारे में देख लेते हैं। साध सुख म्यूनिएस मेघालय की खासी जनजाति समुदाय द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण पारंपरिक लोक त्योहार है जो नृत्य उत्सव के माध्यम से मनाया जाता है। ये इससे मेघालय को क्या कहते हैं? बादलों का घर। अनूठी जनजातीय संस्कृति और भौगोलिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यह गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है और यहाँ इन्हीं 3 प्रकार की जनजातियाँ भी रहती है।
मार्शल में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। अब हमारे ये चार ऑप्शन में चार राज्य दे रखे, चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो इनसे संबंधित सभी लोक नृत्य देखेंगे और इनकी संबंधित करंट अफेयर से संबंधित कोई भी ट्यूशन होगा तो वो भी देख लेंगे। हमारे हमारे ऑप्शनों के माध्यम से हम एक एक ऑप्शन का डिटेल में सॉल्यूशन करते, एनालिसिस करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन था लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता और राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल या राज प्रमुख होता है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। क्या? लेह और कारगिल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर वी 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 डी मिश्रा। कौन? डॉक्टर वी डी मिश्रा। मुख्यमंत्री नहीं होता यहाँ पर, हमने पहले ही बता दिया है। लोकसभा सीट कितनी है इसकी? एक लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट एक भी नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, जिसको जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया। यहाँ का राज के पशु क्या है? इमतेंदुआ। कौन सा? इमतेंदुआ। और राज के पक्षी के कौन सा है? काली गर्दन का सारस। कौन सा? काली गर्दन का सारस। अगला क्वेश्चन है, तो अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। इसे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। कौन? कोनराड संगमा। अगला है CS विजय शंकर, यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 1 है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और ये यहाँ सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? माशिनराम में। कौन से के? माशिनराम में। यहाँ गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ निवास करती। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 प्रकार की, 3 नामों की पहाड़ी भी है और यहाँ जनजातियाँ भी रहती है। और यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? साध सुख म्यूजियम। अगला अगला है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर। कौन सी? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट कितने? 14 है और राज्यसभा सीट है 7। कुछ राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 14 है। अगला है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है। अगला है गुजरात। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11। अगला है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते। जब तक भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। यहाँ स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो केवड़िया एकता नगर में स्थित है। अगला अगला है भारत के प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। क्या? भारत के प्रमुख त्योहार जो मेघालय का कौन सा है? साध सुख म्यूजियम और वांगला सोड्रम त्योहार। नोंगक्रेम और बेहदी नखलम। कौन सी? बेहदी नखलम त्योहार मनाया जाता है। लद्दाख में कौन कौन सा है? लोसार नए साल का त्योहार है। हेमिस तेचू और स्पुतुक गुट्टर, ये सभी त्योहार है लद्दाख के। अगला है असम। असम के कौन कौन से? बिहू, अम्बुबाची मेला और कामाख्या माता मेला। अली ए लिगांग त्योहार भी मनाया जाता है। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, रण उत्सव और गरबा उत्सव। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, रण उत्सव और गरबा नृत्य, ये प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश देखते। तोरंगिया
सोलुंगी कौन सा तोरंगिया सोलुंगी सोलार और मोपिन त्योहार मनाए जाते हैं। नागालैंड में कौन कौन से मनाए जाते हैं? हॉर्नबिल महोत्सव जिससे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। सेक्रेनी मनाया जाता है। मणिपुर का है याओसांग जो मणिपुर की होली कही जाती है। लाइवरुबा और संगाई महोत्सव मनाया जाता है। मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम चाप चारकूट मीमकूट और पावलकूट त्योहार मनाया जाता है। त्रिपुरा खर्ची पूजा गरिया पूजा और केर पूजा मनाए जाते हैं त्रिपुरा में। सिक्किम में सांगा दावा लोसुंग और कौन सा पांग लाम्बो लाम्स सोल त्योहार ये मनाया जाता है। उड़ीसा में कौन कौन से? उड़ीसा के है राजा परबा नुआखाई ये उड़ीसा के जगन्नाथ रथ यात्रा ये सब उड़ीसा के। तमिलनाडु कौन कौन से? पोंगल टिपुसुम जल्लीकट्टू ये कहाँ के? तमिलनाडु। केरल का है ओणम विशु और त्रिशूरपुरम। आंध्र प्रदेश के उगादि और फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना का है बतुकम्बा फूलों का त्योहार और बोनालू मनाया जाता है। कर्नाटक उगादि कम्बाला और मैसूर दशहरा मनाया जाता है। महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष और गणेशोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है। गोवा सिग्मो महोत्सव साओ जाओ और कार्निवल महोत्सव मनाए जाते हैं। पंजाब वैसाखी और लोहड़ी और होला मोहल्ला मनाया जाता है। हरियाणा का है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला और तीज कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला फुलाइंच मेल त्योहार और कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। उत्तराखंड का है हरेला फूलदेई और इगास पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का है खिचड़ी लठमारोली और गंगा महोत्सव मनाया जाता है। बिहार का है छठ पूजा सामा चकेवा और बिहुला त्योहार मनाया जाता है। झारखंड का है सरोल करम और टूसू ये कहाँ के? झारखंड के। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा हरेला चेरा त्योहार ये सभी कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। मध्य प्रदेश का है खजुराहो नृत्य भगोरिया हाट उत्सव और तानसेन समारोह आयोजित होता है। राजस्थान का कौन कौन सा है? गणगौर तीज पुष्कर में मेला और मरु महोत्सव ये सभी राजस्थान के। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से? दुर्गा पूजा सांस्कृतिक विरासत पोइला बैसाख और गंगा सागर मेला ये सभी कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। अंतिम में जम्मू कश्मीर में टूलिप महोत्सव शिकारा महोत्सव और कैचोथ त्योहार मनाया जाता है। हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कणों के बीच आकर्षण बल खालिस्तान में अधिकतम और खालिस्तान में न्यूनतम हो जाता है। तो ठोस में तो अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है। क्या? ठोस में तो अधिकतम हो जाता है कणों के बीच के आकर्षण बल और गैस में न्यूनतम हो जाता है। इसके बारे में और देखते हैं हम क्या कह रखा है। पदार्थों की अवस्था में ठोस के कण बहुत मजबूत और एक दूसरे की करीब जुड़े होते हैं जिसके कारण उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसके विपरीत गैसों के कण एक दूसरे के काफ़ी दूर और स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं इसलिए उनमें आकर्षण बल न्यूनतम होता है। तापमान बढ़ाने पर गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे वे और तेजी से फैलते हैं। हमने क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देख लिया है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी गैस घरों में खाने पकाने के लिए उपयोग की जाती है? तो खाना पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तरल पेट्रोलियम गैस। कौन सी? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहा जाता है। ये तो आपको याद होगा कि एलपीजी को अभी बहुत डिमांड चल रही है तो एलपीजी हमें याद वैसे ही हो गई होगी। घरेलू कार्यों में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाली एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का एक उच्च दाबित मिश्रण है। यह मूल रूप से गंधहीन लेकिन सुरक्षा के कारणों
में इसके रिसाव की जानकारी के लिए एथिल मेर्कैप्टन नामक रसायन मिलाया जाता है। खाना पकाने की प्रक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। हमने ये भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का मंगलयान मिशन खालिस्तान में लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। कब? 2013 में। भारत का मंगलयान मिशन PSLV C-25 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह ऐतिहासिक मिशन की सफलता के साथ ही भारत की अपनी पहली कोशिका में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो की यह उपलब्धि वैकल्पिक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। हमने क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते। बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध जो किस वर्ष लड़ा गया? तो ये कब लड़ा गया था? 1764 में। कब? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो नेतृत्व ब्रिटिश सेना की जीत हुई, जिसमें बंगाल ब्रिटिश राजनीतिक शासन को मजबूती से स्थापित कर दिया। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और औपनिवेशिक इतिहास का प्रमुख महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। कौन सी संधि में? इलाहाबाद की संधि में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? राजस्व प्राप्तियों का अनुमान खालिस्तान में किस किए गए कर प्रस्तावों के प्रभावों को ध्यान में रखता है? तो एक कौन सा रखता है? वित्त विधेयक। कौन सा? वित्त विधेयक। अगर आप कहोगे तो हम एक जो भारतीय इकोनॉमी है, क्या भारतीय इकोनॉमी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम भारतीय इकोनॉमी की पूरे सीरीज जो मैराथन के रूप में पूरी को एक पर में ही करवा देंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये आप राय कैसी रहेगी। वित्त विधेयक यह वह दस्तावेज है जो हर वर्ष केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नए कर प्रस्तावों या मौजूदा करों में संशोधनों का विस्तृत उल्लेख होता है। राजस्व प्राप्तियों का संपूर्ण अनुमान इसी के आधार पर तय किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 112। कौन सा? अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट शब्द का उल्लेख तो कहीं पर भी नहीं है। क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है? 112 अनुच्छेद में है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 जो जनवरी 2025 में भारत की पहली स्वदेशी रोबोटिक प्रणाली कौन सी बनी, जिसमें 286 किलोमीटर की दूरी पर टेली सर्जरी के माध्यम से जो 2 कार्डियक सर्जरी की? तो ये कौन सा है? ये है एएसआई मंत्र। कौन सा? एएसआई मंत्र। जनवरी 2025 में एएसआई मंत्र ने भारत की पहली स्वदेशी रोबोटिक सर्जरी प्रणाली के रूप में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस तकनीक के मदद से 286 किलोमीटर की दूरी से टेली सर्जरी के जरिए हृदय से जुड़ी 2 जटिल सर्जरी सफलतापूर्ण की गई। यह भारत के मेडिकल क्षेत्र में रोबोटिक तकनीक के बढ़ते प्रभुत्व को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है? तो ये पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है। तो ये कौन सा लक्ष्य नहीं है? ये है विदेशी सहायता का निर्भरता। क्या? विदेशी सहायता पर निर्भरता। पंचवर्षीय योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य हमेशा आत्मनिर्भर और स्वदेशी विकास रहा है, न विदेशी सहायता पर निर्भरता। और इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास, औद्योगिकरण
आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। योजना आयोग, नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई, ये योजना का रूपरेखा है। ये 5 वर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1951 56-57 में शुरू की गई थी। कब? 1951 से 1956 तक पहली थी, फिर 56 से 61 तक, फिर 61 से 66 तक, फिर अवकाश। कुल कितनी थी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। तो अब हम चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 भारत में क्या? क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? भारत में माल निर्यात योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? कौन सी माल निर्यात योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये की गई थी वर्ष 2015 में। कल वर्ष 2015 में माल निर्यात योजना शुरू की गई थी। भारत में माल निर्यात योजना, जिसे MEIS नाम से जाना जाता है, 2015 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना था। इस तहत नीतियाँ विश्व व्यापार संगठन के नियमों के दायरे में रहकर मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को गति देने में सहायक कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल में नील क्रांति के बाद, कौन सी? नील क्रांति के बाद बागान मालिकों ने अपना संचालन कहाँ स्थानांतरण कर लिया था? तो ये कहाँ कर लिया था? बिहार में। कौन सी जगह? बिहार में। नील की खेती के विरोध में ब्रिटिश बागान मालिकों ने अपने संचालन का केंद्र बंगाल से बिहार में स्थानांतरित कर लिया। बिहार में उन्होंने तिनकटिया, कौन सी? तिनकटिया प्रणाली लागू की, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील खेती करनी पड़ती थी। इस दमनकारी प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना चीनी आक्रमण, कौन सा? चीनी आक्रमण जैसी प्रत्याशित घटनाओं के कारण लक्ष्यों पर पहुंचने की पूरी तरह से विफल रही? तो ये कौन सी थी? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। हम इसके बारे में देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में चली। सबसे कठिन दौर था 1962 में चीनी आक्रमण और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। साथ ही भीषण सूखे के कारण योजना अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पूरी तरह विफल रही। इस विफलता के बाद भारत को 3 वर्षों तक वार्षिक योजना को अपनाना पड़ा था। 3 वर्ष तक कौन सी योजना? वार्षिक योजना अपनाई थी। अब इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में दिया गया है, तो हम पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। हमारा है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो हमने पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को एक नज़र में देख लेते हैं। 1951 से 2017 तक चली थी ये पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 51 से 56 तक। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें मुख्य रूप से कृषि विकास पर ध्यान दिया गया था। दूसरी कौन सी है? दूसरी योजना कब से कब तक? 56 से 61 तक। PC मानोलोबिस मॉडल पर आधारित। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास। चौथी है वो तीसरी है। तीसरी कब से कब तक थी? ये थी 61 से 66 तक। कब? 61 से 66 तक। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। और चीनी आक्रमण हुआ कब? 1962 में। और भारत पाक युद्ध हुआ कब? 1965 में। और सूखे के कारण पूरी तरह विफल रही। अगला है योजना अवकाश। कौन सा? योजना अवकाश कब से कब तक रहा?
66 से 69 तक। तीसरी योजना की विफलता और संसाधनों की कमी के कारण 3 वर्षीय योजना लागू की गई। क्या चौथी पंचवर्षीय योजना है 1967 से 1974। यह स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि के उद्देश्यों पर आधारित थी। इसी दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो ये कौन सी के तहत हुआ था? चौथी पंचवर्षीय के तहत। पांचवी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। रोलिंग प्लान आया फिर इसके बाद। रोलिंग प्लान क्या था? ये 78 से 80 तक था। कब? 78 से 80 तक जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर और रोलिंग प्लान की शुरुआत की। अगली छठी पंचवर्षीय योजना कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना क्या है? 80 से 85। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता था, जिसे शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक। यह योजना भोजन, काम और उत्पादकता के नारे के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने और अनाज के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी। वार्षिक योजना 1990 से 1992। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी, इसलिए 2 वर्षीय योजना चलाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी? 92 से 97 तक। इस योजना में मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और एलपीजी सुधार लागू हुआ। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फोकस क्या था? यह था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर ध्यान। 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी क्या कहती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना कहती है 2002 से 2007 तक। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना और गरीबी अनुपात को कम करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसकी मुख्य थीम क्या थी? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। ये भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास था। इसके बाद योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग आई थी। कौन सी? नीति आयोग। हमने पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और क्या? राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राजस्व घाटे को हर साल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत? 0.5% कम रखना आवश्यक होता है। कितना? 0.5%। नंबर 1 में है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन लाना है। इसके तहत केंद्र सरकार का हर साल राजस्व घाटे को जीडीपी का कम से कम 0.5 कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह कानून देश की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता और घाटे के नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत ढांचा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है पायरूवेट में कितने कार्बन अणु होते हैं? कितने कार्बन अणु होते हैं? पायरूवेट में कितने कार्बन अणु होते हैं? ये होते हैं 3। कितने? 3 का। कोश के श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणुओं जो 6 कार्बन वाले होते हैं के विखंडन के पायरूवेट बनता है, जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं
यह प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की अगली प्रक्रिया होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दायमाबाद एक हड़प्पा स्थल है, किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये सबसे दक्षिणतम हमारा स्थल है। कौन सा? दक्षिणतम स्थल है। दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण छोर हड़प्पाकालीन स्थल माना जाता है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में। हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों जैसे गुजरात का लोथल यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है बंदरगाह के लिए। राजस्थान का कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ वगैरह कहा जाता है। और दायमाबाद की खोज के व्यापक भौगोलिक विस्तार अनुमानित करती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। समुद्रगुप्त को के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रचयिता कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे हरिसेन। कौन? हरिसेन ने लिखी थी। ये कौन सी प्रयाग प्रशस्ति तो कहाँ लिखी थी? इलाहाबाद में। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलालेख है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। समुद्रगुप्त जी ने उनके विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त है ना, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के महान शासक थे। यह स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख के साथ भी जुड़ा है। गुप्तकालीन मौर्यकालीन इतिहास का संगम है। तो हमने आज हमारी 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट कर लिया है। तो हमने इन 25 क्वेश्चनों में आपका कोई और सुझाव हो, इनमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, इनमें और कौन कौन सी जानकारी जोड़नी है, और हर प्रत्येक क्वेश्चन में कौन कौन सी जानकारी आपको और दी जाए, इस प्रकार का कोई भी सुझाव हो, और हमारे वीडियो में किस प्रकार का सुझाव देना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।